नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इकोनॉमिक फंक्शंस देखे हैं उनमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा है कि कोई भी फैक्टर का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमको बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय हमारा अप्रोच क्या होता था? हमारा अप्रोच ये होता था कि सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मान लेते थे। उदाहरण के लिए जैसे हमारा डिमांड फंक्शन होता था। डिमांड फंक्शन हमारा प्राइस का एक फंक्शन होता था। इसमें प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, हमारी इनकम, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें शामिल होती थी। लेकिन हम इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते थे और सिर्फ इस पर हम विचार करते थे। लेकिन बाद में जब ज़रूरत पड़ने लगी हमको रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की और एग्जैक्टनेस के नज़दीक पहुंचने की, तब हम लोगों को ये लगा, इकोनॉमिक्स को ये लगा कि इन सब को कांस्टेंट रखने से बात नहीं बनेगी, इन सब को भी कंसिडर करना पड़ेगा अपने रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। तो कैसे किया जाए इसको? तो इसी कैसे का जवाब हमारे इकोनॉमिस्ट को मिला पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो ये देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन कैसे होता है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन का नोटेशन हम लोगों ने देखा था dy बाई डी एक्स, ऐसे ही होता था। पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन कुछ इस तरह से होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स या फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई। हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं और इसका एक और नोटेशन होता है, इसको f ऑफ इस तरह से x, नीचे में x, और इसको f नीचे में y, इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कौन कौन से रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है। आइए कैसे होगा? देखिए, पहले हम पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर करके एक हमारे पास एक आइटम है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा आइटम है वाई क्यूब। तो इसको तो डिफरेंशिएट करना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम हमको यहाँ पर आ रही है, द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स टर्म, क्योंकि हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वैसी स्थिति में इस पूरे टर्म को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा? इसको तो डिफरेंशिएट करना आसान है, 2x प्लस, अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। क्लियर है? सिमिलरली अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, पूरे फंक्शन को हमको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम y, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। जब कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, हमको आता है 3y स्क्वायर, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2x होगी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3y होगी। यही हमारा आंसर होगा, 3y स्क्वायर होगी, सॉरी 3y स्क्वायर होगी। ठीक है। अब आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इसको यहीं बोर्ड पे रहने देते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। इसको करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे सबसे पहले। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको 2xy लिख सकते हैं।
सिमिलरली जब डेल z अपॉन डेल y करेंगे उस समय हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेंगे। जब भी इस तरह का हमारे पास रिजल्ट निकल के सामने आता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकल कर आया तो मन में प्रश्न उठता है, तो क्या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहां नीचे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हमने इस तरह से डिनोट किया। पहले हम लोग नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कि जब हमारे पास जो ये वाली क्वांटिटी निकल कर आई, इसको जब हमने x के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट किया तब इस तरह से लिखेंगे। लेकिन हम अगर इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, तब उसको हम इस तरह से लिखेंगे f। नोटेशन कुछ इस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस वाले फंक्शन को अगर हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, तब कुछ इस तरह से नोटेशन होगा और इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली जब y वाले का हमको डबल टाइम करना पड़ेगा तब उसको इस तरह से, और जब इसी y वाले को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तब उसको fxy लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए, पहले इस वाले का करते हैं हम लोग। इसको हम लोग डेल z अपॉन डेल, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तब क्या आएगा? ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हमको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो कितना आंसर आएगा? 0। सिमिलरली अब इस वाले को देखते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 6y होगा। इसको y के रेस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करना है। 3 2 ज़ा 6y, क्या था हमारा? 3y स्क्वायर था ना। 3y स्क्वायर में को x के रिस्पेक्ट में करना है, x कंपोनेंट है ही नहीं वहाँ पे, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब आइए इधर देखते हैं। अब इधर देखते हैं, इस वाले को फर्दर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2y आ जाएगा। और फिर इसी को हम अब फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना? 2x आएगा। अब आइए इसको देखते हैं।
कितना होगा ये 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग फिर अब x के रिस्पेक्ट में, देखिए यहां पर y टर्म है ही नहीं, y टर्म नहीं है तो इसको कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जब ट्रीट किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आइए, अब इसको फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर निकल कर सामने आया है, इस पे कंसिडर कीजिए, ठीक है। और दूसरा टर्म इस पे कंसिडर कीजिए। यहां क्या लिखा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, और यहां क्या लिखा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? उसी तरह से यहां पे भी कंसिडर कीजिए, इस वाले को भी कंसिडर कीजिए। ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। तो इससे क्या हम एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये कंक्लूजन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हमारा ये कंक्लूजन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? कभी कभी मन में ये भी विचार आता होगा कि हो सकता है कि ये सर बाय एक्सीडेंट हुआ हो, बाय चांस हो गया हो, ऐसा आपने ऐसे फंक्शन लिए कि जहां पे ये बराबर हो गया हो। तो ऐसा नहीं है, ये कंक्लूजन निकल सकता है, और इस कंक्लूजन को कहा जाता है यंग्स थ्योरम। ध्यान रखिएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये कंडीशन, ये बराबर होता है हमेशा, और इस चीज़ को कहा जाता है यंग्स थ्योरम। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये सारे फंक्शंस के लिए ये वाली इक्वलिटी होल्ड करती हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि जितने भी हमको इकोनॉमिक फंक्शंस पढ़ने हैं उन सब में ये होल्ड करता है। कुछ उटपटांग से फंक्शंस होते हैं जहाँ पर ये होल्ड नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक फंक्शंस से हमको लेना देना है वहाँ पर ये चीज़ हमको होल्ड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंग्स थ्योरम। इसका यूज़ हम आगे देखेंगे, ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ देखी थी, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू डी वाई बाई डी एक्स। कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इस तरह का कुछ देखा था। अब मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास, इसको z के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। इसको z के इक्वल कर दीजिए, z इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाई। अब हम करते क्या हैं कि सिर्फ x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिटिल चेंज इन x ओनली। मान लीजिए डेल्टा x का चेंज किया x में, ठीक है, और y को कांस्टेंट रहने दिया। हाँ, तो z में कितना चेंज होगा? तो z में चेंज कितना होगा? इतना लिखा जा सकता है,
इस पूरे एक्सप्रेशन को इतना लिखा जा सकता है, उसी सॉरी यहाँ पे x होगा ना, उसी तरह से मान लीजिए x को कांस्टेंट रख दिया, y को थोड़ा चेंज करके डेल्टा y बना दिया, इतना लिखा जा सकता है। अब क्या किया, इन दोनों में डेल्टा x और इसमें डेल्टा y चेंज कर दिया, तो पूरे इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखा जा सकता है। और फिर हम इसको अब इस फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। इसको कहते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट फार्मूला, ठीक है। और जो हमारा dx, dy और dz जो है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल्स, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल्स होते हैं वो इसके लिमिटिंग वैल्यूज होते हैं। अगर ये बहुत छोटा है, अब देखिए ऐसा क्यों किया, इसको समझते हैं। देखिए हमको यहाँ पर जो स्टडी करते हैं हम कैलकुलस में, बहुत छोटे डिफरेंसेस की स्टडी करते हैं। जब डिफरेंस बहुत छोटा है तो उसको ज़ीरो मान लिया जाता है। तब ज़ीरो मान लिया जाता है तब हमारे पास कुछ इस तरह का नोटेशन आता है। ज़ीरो हालांकि होता नहीं है, ज़ीरो मान लिया जाता है। जब ज़ीरो मान लिया जाता है तो तब हम कैलकुलस का स्टडी के लिए हमको डिफरेंशियल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इस पर आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। देखते हैं, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब एक्स, इवेलुएट डेल z अपॉन डेल एक्स एंड डेल z अपॉन डेल वाई at the point 1 3, hence estimate the change in z when x increases from 1 to 1.1 and y decreases from 3 to 2.8। ठीक है, आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। डेल z अपॉन डेल एक्स एंड डेल z अपॉन डेल वाई निकालना है। चलिए पहले निकालते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स। कितना होगा, डेल z अपॉन डेल एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, y के रेस्पेक्ट में करना है तो x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स। यही ना होगा। अब 1 और 3 की वैल्यू निकाल लिया जाए, कितनी है 1 3 पर वैल्यू कितनी है, एट 1 3 जहाँ पर x है वहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ 3 रख दीजिए। इसको ऐसे लिखते हैं dz इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब डायरेक्ट लिखते हैं 27 इज इक्वल्स टू माइनस 18। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू
1 का क्यूब 1 माइनस 3 अगेन यहाँ वाई स्क्वायर 3 27 1 minus 20 is equals 1 minus 27 is equals to 26 क्लियर है एक्स क्यूब सही है माइनस 3y स्क्वायर एक्स सही है ठीक है माइनस 26 इतना आया माइनस 18 और माइनस 26 आया। अब देखिए अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और हम लोग नोट कर लेते हैं x इंक्रीजेस तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.1 हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज इक्वल्स टू कितना होगा 3 से 2.8 हो रहा है तो माइनस 0.2 हो जाएगा। बस हमको फार्मूले में यही रख लेना है जो सीखा है अभी कितना है माइनस 18 इंटू 0.1 ठीक है प्लस माइनस 26 इंटू माइनस 0.2 यानी कि 5.2 ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया भाई 26 और 0.2 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल दिया इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस 1.8 प्लस 5.2 इज इक्वल्स टू 3.4 डेल्टा जेड हमारे जेड की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सिंपल है हाँ तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं छोटा सा हम लोग हैं उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वो क्या होता है आइए देखते हैं जल्दी से समझते हैं। देखिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कोई भी फंक्शन दिया हुआ है हमारा उसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। कांस्टेंट के बराबर होने से फायदा क्या है ठीक है कांस्टेंट के बराबर होने से फायदा क्या है कि जब हम इसको इस पूरे का तो डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा इस पूरी क्वांटिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आउटकम आएगा लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटकम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी 0 इज इक्वल्स टू ठीक है अभी समझ में आ जाएगा कि हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। अब इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे हम लोग यहीं पे किसी एक के आगे माइनस या तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए उसके आगे माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वही हमारा पुराना दोस्त फिर से मिल गया dy/dx ठीक है इसी दोस्त को लाने के लिए पूरा काम किया गया था। ऐसे लिखिए इसको विथ माइनस साइन इज इक्वल्स टू इसको हम लोग क्या कहते थे fx कहते थे क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक का लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारा फंक्शन है किसी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ
ये वीडियो को कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।